दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक जीके है और स्टैटिक जीके में आज हम बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में जानने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंस बुक हैं वो हम बताएंगे और वो इम्पोर्टेंस बुक किन की हैं उनके लेखक के बारे में जानेंगे। ना केवल उनके बारे में जानेंगे जब बल्कि उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो पहली आज की जो बुक है हमारी वो बुक है इंडिया शुड लव करप्शन। आज की हमारी पहली बुक है इंडिया शुड लव करप्शन। ठीक है, तो इंडिया शुड लव करप्शन ये हमारी पहली बुक है। तो इनके मतलब ये बुक किसने लिखी है या इनके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं या लेखिका हैं वो है हमारी किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी हमारी इंडिया शुड लव करप्शन बुक की लेखिका हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार बता दूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ठीक है, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, और इसे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ सभी सोशल मीडिया पर। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज की जो हमारी पहली बुक है वो है इंडिया शुड लव करप्शन। ठीक है, और ये बुक जो लिखी है वो किरण बेदी जी ने लिखी है। ठीक है, किरण बेदी के बारे में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो कि पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। वो ये पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो किरण बेदी ही हमारी भारत की प्रथम महिला IPS थी। IPS का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस। जो IPS की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, तो फुल फॉर्म आप याद रखना, IPS की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक, तो IPS की फुल फॉर्म होगी इंडियन पुलिस सर्विस। और हमारी जो किरण बेदी हैं जिनकी ये बुक है इंडिया शुड लव करप्शन, और वो जो कि भारत की प्रथम महिला IPS हैं। ठीक है, किरण बेदी के हम पति की बात करें तो उनके हस्बैंड है ब्रज बेदी। ठीक है, किरण बेदी के हस्बैंड है ब्रज बेदी और किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में हुआ था। ठीक, किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में हुआ था और उनके जो पति हैं वो ब्रज बेदी हैं और ये भारत की प्रथम महिला IPS हैं। ठीक है, IPS ऑफिसर थी। और एक हमारा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। ठीक है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। तो उस यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश की ये LT गवर्नर है इस समय। ठीक है, LT गवर्नर का मतलब है उपराज्यपाल। जैसे कि स्टेट में राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उसी प्रकार जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें उपराज्यपाल होते हैं। तो हमारी जो किरण बेदी हैं वो पुडुचेरी जो कि हमारे यूनियन टेरिटरी है उसकी इस समय जी LT गवर्नर हैं। ठीक है, LT गवर्नर का मतलब उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तो पुडुचेरी के जो इस समय CM है वो कौन है, वो B नारायण स्वामी। B नारायण स्वामी इस समय पुडुचेरी के हमारे CM है। ठीक है, और पुडुचेरी की आप कैपिटल तो आप सभी लोग जानते होंगे, पुडुचेरी की जो कैपिटल है वो पौंडुचेरी है। ठीक है, तो जो पुडुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है या यूनियन टेरिटरी है उसमें कुल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और वो चारों डिस्ट्रिक्ट एक जगह नहीं है। जैसे कि हमारा कोई एक राज्य होता है तो उसकी जो जितने भी सभी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो उसी राज्य में सीमित होते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है उसमें ऐसा नहीं है। तो उसकी जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, आइए उन 4 डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो एक डिस्ट्रिक्ट जो है पुडुचेरी का आंध्र प्रदेश में है और वो है यमन। देखो ये रहा, आंध्र प्रदेश में है एक डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी का और वो है यमन। ठीक है, और पुडुचेरी के 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे तमिलनाडु में है। ठीक है, उनकी लोकेशन जानते हैं कहाँ पर है। ठीक है, ये जो हम लोकेशन दिखा रहे हैं ये हमारी तमिलनाडु की लोकेशन है। और यहाँ पर पुडुचेरी की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है कराईकल और दूसरा है पांडिचेरी। खुद पांडिचेरी हमारे तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लिया पांडिचेरी के में। एक तो आंध्र प्रदेश में है यमन, दूसरा है कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, तीसरा है पांडिचेरी जो कि खुद पांडिचेरी भी तमिलनाडु में है। ठीक है, चौथा इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो केरल में है। ठीक है, हमारा जो केरल राज्य है उसमें इसका चौथा डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, माहे। ठीक है, तो इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और चारों ही अलग अलग हैं। देखो, आंध्र प्रदेश में हमारा यमन, तमिलनाडु में कराईकल और खुद पांडिचेरी, और केरल में है माहे। ठीक है, जब भारत का हमने मैप देख ही लिया है तो थोड़ा सा हम भारत के मैप के बारे में जान लेते हैं। जो भारत है हमारा वो अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट होता है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट होता है जो कि हमारा 6 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, जो भारत जो स्टार्ट होता है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पिगमिलियन पॉइंट जो है, पिगमिलियन पॉइंट किसे कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट को ही हम पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का ही नाम है पिगमिलियन पॉइंट। तो कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता है कि भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, इंदिरा पॉइंट से या पिगमिलियन पॉइंट से। ठीक है, या फिर ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट देगा या फिर पिगमिलियन पॉइंट देगा। तो इंडिया जो है अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि कहाँ से स्टार्ट होती है, तो भारत की अगर मुख्य भूमि पूछता है तो आपको बताना होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, अगर संपूर्ण भारत की बात कर रहा है तो आप अंडमान निकोबार से बताओगे 6 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन वो भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा है तो भारत की मुख्य भूमि जो स्टार्ट होती है वो कन्याकुमारी के से स्टार्ट होती है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, और जो भारत उत्तरी अक्षांश पर जो खत्म हो रहा है, जो भारत उत्तरी अक्षांश में खत्म हो रहा है वो जम्मू कश्मीर जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जाके भारत उत्तरी अक्षांश पे खत्म हो रहा है, और वो जो जहाँ पर खत्म हो रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। ठीक है, जहाँ पर भारत उत्तरी अक्षांश पर खत्म हो रहा है वो पॉइंट है हमारा इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ठीक, तो वो जो है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है हमारा इंदिरा कॉल, जहां पर हमारा भारत डी एंड हो रहा है उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, अगर हम देशांतर की बात करें भारत में देशांतर की, तो भारत जो देशांतर पर स्टार्ट होता है वो पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है, यानी कि गुजरात के गौर माता, गुहार माता या फिर सरक्रिक, तीनों एक ही चीज है। और एग्जाम में जो है अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, ग्वार माता से पूछ सकता है, गौर माता से पूछ सकता है, या फिर सरक्रिक के नाम से पूछ सकता है। वो ऑप्शन के ऊपर है कि आपके पास एग्जाम में आपके पेपर सेट में कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो गौर माता, गुहार माता या फिर सरक्रिक, इन नाम से जाना जाता है। और जो पूर्वी देशांत पर स्टार्ट होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है, जो कि गुहार माता, गौर माता या फिर सरक्रिक पर स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम देशांतर पर खत्म होने की बात करें तो भारत का जो देशांतर विस्तार है वो डी एंड होता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में जाके, और वो पॉइंट है हमारा किप्थू या बलांगू। ठीक है, किप्थू या बलांगू, इसके भी दो नाम है, या तो किप्थू पर स्टार्ट खत्म होगा या फिर बलांगू, और वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हमें किप्थू दिया है या फिर बलांगू दिया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के किप्थू या बलांगू पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर हमारा भारत खत्म होता है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पे पूर्वी देशांतर पे किप्थू या बलांगू पर खत्म होता है, और ये किप्थू जो बलांगू है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। ठीक है, और ये ग्वार माता, गौर माता और सरक्रिक गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ठीक है, और इंदिरा कॉल जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। ठीक है, इतनी आप इस टॉपिक से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी गीतांजलि। तो जो गीतांजलि जो बुक है वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक है हमारी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज भी मिला था 1913 में। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो जब उन्होंने गीतांजलि लिखी थी उसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिल चुका है, ये बात हमने जान ली। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा है, हमारे देश का जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ठीक है, ना केवल हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, एक देश का राष्ट्रगान और लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा है, एक तो इंडिया का और दूसरा लिखा है बांग्लादेश का। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। क्योंकि हर किसी को पता है कि इंडिया किसने लिखा है, तो इंडिया का अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो अगर पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। अगर इंडिया के राष्ट्रगान की बात करें तो आप सभी को पता होगा, जो हम गाते हैं जनगण मन अधिनायक, वो हमारे इंडिया का राष्ट्रगान है। जबकि अगर बांग्लादेश के राष्ट्रगान की बात करें तो अमार सोमार बांग्ला, अमार सोमार बांग्ला ही राष्ट्रगान है बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में बता दूं, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है,
और वहाँ की जो करेंसी जो कि मुद्रा है वहाँ की वो टका है। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है हमारी, ढाका है, और जो मुद्रा वो करेंसी है वो क्या वहाँ की टका है। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। तो एक बात और है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाने के बाद उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। ठीक है, वापस कर दी थी। उन्होंने उस उपाधि को लेने से मना कर दिया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, लौटा दिया था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि को लौटा दी थी, यानी कि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उस दिन रविवार था, बैसाखी चल रही थी अप्रैल में। ठीक है, उस दिन रविवार का दिन था और 13 अप्रैल 1919 को हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जनरल डायर उस समय जनरल डायर ने सभी निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जलियांवाले बाग में जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे मीटिंग के लिए, उन सभी पर जनरल डायर ने निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, तो जनरल डायर ने बाग को उपस्थित सभी निर्दोषों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनको कई उपाधियां दी, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक उपाधि दी थी, तो वो कौन सी थी, महात्मा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी। ठीक है, तो हमारे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ठीक है, अगर पूछा जाए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी, तो केसरे हिंद की जो उपाधि महात्मा जी को दी थी वो अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट बुक देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हमारी बुक है वो है नोट्स ऑफ ड्रीम। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी नोट्स ऑफ ड्रीम। ठीक है, नोट्स ऑफ जो ड्रीम जो हमारी बुक है वो A.R. रहमान की बायोग्राफी है। जो हमारे A.R. रहमान संगीतकार हैं उनकी ये बायोग्राफी है नोट्स ऑफ ड्रीम, और ये कृष्ण त्रिलोक ने लॉन्च की है। ठीक है, कृष्ण त्रिलोक ने ये बुक लॉन्च की है नोट्स ऑफ ड्रीम, जो कि एक बायोग्राफी है संगीतकार A.R. रहमान के ऊपर। संगीतकार A.R. रहमान की बायोग्राफी है और कृष्ण त्रिलोक ने ये लॉन्च की है। A.R. रहमान हमारे ऑस्कर विजेता है। ठीक है, तो इस्लाम डॉग मिलेनियर के लिए A.R. रहमान जी को ऑस्कर मिला था। ठीक है, वो पहले भारतीय हैं जिन्हें किसी ब्रिटिश भारतीय फिल्म के लिए संगीत में 2-2 ऑस्कर प्राइज मिले हैं। ठीक है, तो A.R. रहमान जी को A.R. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म के लिए, ठीक है, ब्रिटिश भारतीय फिल्म के लिए संगीत में 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो A.R. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म में संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नोट्स ऑफ ड्रीम बायोग्राफी हमारे A.R. रहमान जी की और कृष्ण त्रिलोक ने लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी अनब्रेकेबल। जो अनब्रेकेबल जो बुक है वो मैरी कॉम ने लिखी है। ठीक है, जो कि बॉक्सर है एक, और आपने इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी प्रियंका चोपड़ा की। यदि आपने ना देखी हो तो आप देख लेना, यूट्यूब पर सर्च करना, मैरी कॉम एक मूवी भी है जो कि प्रियंका चोपड़ा ने बनाई है, तो वो देखना, बहुत बढ़िया मूवी है, एक मोटिवेशनल मूवी है। ठीक है, तो जो अनब्रेकेबल जो बुक है वो हमारी मैरी कॉम जी ने लिखी थी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मैरी कॉम कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, करंट अफेयर्स के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैरी कॉम जो है कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है, तो मैरी कॉम 2 चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर है इस समय। एक तो है BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। दूसरी है जो मणिपुर में जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मणिपुर में स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारी मैरी कॉम है। ठीक है, तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम ने लिखी है बुक, और ये जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं 2 जगह की। एक है हमारे BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये BSNL की फुल फॉर्म है। और दूसरी जो है ब्रांड एम्बेसडर है मैरी कॉम जी, ये है स्वच्छ भारत अभियान मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में जो स्वच्छ भारत अभियान है उसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो मणिपुर से बता दूं, मणिपुर की आपको कैपिटल याद ही होगी, कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, वहाँ पे जो इस समय CM है प्रेजेंट टाइम में वो N बीरेन सिंह हमारे मणिपुर में CM है। ठीक है, और जो गवर्नर है वो नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो इस तरह से पढ़ रहे हैं कि जो बुक से और भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी हम देखते जा रहे हैं, वो करंट अफेयर्स का हो या फिर ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो,
मतलब अदरवाइज किसी भी क्षेत्र से हो, अगर जीएस का पोर्शन है हम उसे कवर कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इससे इस तरह से कवर कर रहे हैं कि अदरवाइज आगे पीछे जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उन सभी से भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बुक देखते हैं। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक, इसके ऊपर भी एक मूवी आई थी, आई थिंक आपने देखी ना, वो देख लेना अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो जो हाफ गर्लफ्रेंड जो बुक है वो हमारे चेतन भगत की है, जो हमारे राइटर हैं चेतन भगत, उनकी ये बुक है, काफ़ी फेमस बुक है हाफ गर्लफ्रेंड। चेतन भगत की जितनी भी जो बुक हैं उनके ऊपर मैक्सिमम मूवी आई हैं, जैसे कि अभी हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में सुना हो, इसके ऊपर भी मूवी आ गई। एक बहुत फेमस मूवी है 3 इडियट्स, ठीक है, वो भी इनकी बुक के आधार पर ही है। एक कोई पोचे काई पोचे एक मूवी है, वो भी इनकी बुक्स के आधार पर है। और एक 2 स्टेट्स, तो इनकी जो मैक्सिमम मतलब बुक्स हैं उन पे मूवियाँ आई हैं। ठीक है, देखते हैं, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड है वो भी हमारी चेतन भगत जी ने लिखी है, उस पर भी एक मूवी आई है। ठीक है, 3 इडियट्स काफ़ी फेमस मूवी है, आप लोगों ने मुझे लगता है देखी होगी। ठीक है, ये भी जो है चेतन भगत की बुक्स पे आधारित है। और एक कोई पोचे आई है, कई पोचे, और ये भी चेतन भगत की बुक्स पे आधारित है। ठीक है, 2 स्टेट्स, ये भी हमारी चेतन भगत की बुक्स पे आधारित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पहले तो यही आता था कि हाफ गर्लफ्रेंड किसकी बुक है, तो वो चेतन भगत की है, काफ़ी फेमस राइटर हो गए। तो जो एग्जाम्स है, जो सर्विस एग्जाम्स का जो आयोग होते हैं, उन्होंने क्या है पूछने का तरीका बदल दिया। तरीका किस तरह से बदल दिया, उन्होंने सीधे हाफ गर्लफ्रेंड ना पूछ के उन्होंने ये पूछना स्टार्ट कर दिया कि चेतन भगत की फर्स्ट बुक कौन सी है। ठीक है, उन्होंने क्या करना कर दिया, अपना थोड़ा तरीका बदल दिया, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। तो उन्होंने सीधे ना पूछ के क्या पूछना स्टार्ट कर दिया कि चेतन भगत की फर्स्ट बुक कौन सी है। तो चेतन भगत की फर्स्ट बुक आप याद रखना, चेतन भगत की जो फर्स्ट बुक है वो है 1 नाइट कॉल सेंटर इन गुड़गांव। तो इन्होंने पहली बुक यही लिखी थी, 1 नाइट कॉल सेंटर इन गुरुग्राम। तो ये चेतन भगत की पहली बुक है, 1 नाइट कॉल सेंटर इन गुरुग्राम। ठीक है, जो चेतन भगत की जो वाइफ है वो अनुष्का भगत जी हैं, जो कि चेतन भगत जी की वाइफ है। ठीक है, और चेतन भगत की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अप्रैल 1974 है, यानी कि 2 अप्रैल 1974 को चेतन भगत का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनकी फर्स्ट बुक आप याद रखना जरूर, 1 नाइट कॉल सेंटर इन गुड़गांव, और हाफ गर्लफ्रेंड भी इनकी बुक है, और इनकी ज्यादातर बुकों पर मूवियाँ आई हैं। ठीक है, तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उस पर आप क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी डाउट है, क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आप जिसमें अटक रहे हैं, वहाँ पे आप पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट बुक है दोस्तों हमारी ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान जो बुक है वो खुशवंत सिंह जी ने लिखी है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो बुक है वो खुशवंत सिंह जी ने लिखी है। और ये ट्रेन टू जो पाकिस्तान जो बुक है वो 1947 में हुए भारत पाक विभाजन पर आधारित है। ठीक है, 1947 में जो भारत पाक विभाजन हुआ था उस पर आधारित है हमारी बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। और इस बुक की कहानी के आधार पर एक मूवी भी आई थी, वो मुझे लगता है आप सभी लोगों ने जरूर देखी होगी, और वो मूवी थी गदर मूवी। जो गदर मूवी आई थी वो इसी बुक पर आधारित थी, ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि खुशवंत सिंह जी ने लिखी है, और ये जो है 1947 में हुए भारत पाक विभाजन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड ये हमारे क्रिकेटर बीवीएस लक्ष्मण जी ने लिखी है। जो हमारे क्रिकेटर हैं बीवीएस लक्ष्मण, उन्होंने लिखी है 281 एंड बियॉन्ड। उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ हुई पार्टनरशिप के जब 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया आई थी टेस्ट मैच खेलने, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राहुल द्रविड़ एंड बीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन की पार्टनरशिप की थी। तो उसी पर इन्होंने एक बुक लिखी थी 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, और वो गार्डन मतलब वो मैदान था ईडन गार्डन, और जो फील्ड था वो क्रिकेटिंग स्टेडियम जो था, जो हमारा मैदान था वो था ईडन गार्डन कोलकाता का। ईडन गार्डन था कोलकाता का, यहाँ पर ये मैच हुआ था 2001 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राहुल द्रविड़ और बीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन की पार्टनरशिप की थी, और उसी पर आधारित उन्होंने बुक लिखी थी 281 एंड बियॉन्ड। राहुल द्रविड़ जी को हम द बॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है 8वीं बुक जो है वो है चचनामा। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी चचनामा। ये 2 नाम से और जानी जाती है, अगर वो चचनामा के नाम से ना पूछे तो पूछी जाती है फतेहनामा सिंध के नाम से।
ठीक है। अगर फतेहनामा सिंध के नाम से भी ना पूछे तो फिर पूछता है उसे तारिक अल हिंद बस सिंध। वैसे तो ये चचनामा के नाम से ही जानी जाती है, लेकिन मान लो आपकी किस्मत खराब है और पेपर में ये फतेहनामा सिंध के नाम से आ गई, ठीक है। मान लो आपकी और ही ज्यादा किस्मत खराब है, आपका मतलब बैड लक चल रहा है, तो फिर ये पूछ लेता तारिक अल हिंद बस सिंध, ठीक है। तो ये जो बुक है एक ही बुक है, इसके नाम है चचनामा नाम से भी जानी जाती है, फतेहनामा सिंध या फिर तारिक अल हिंद बस सिंध। और इस ये बुक के जो राइटर हैं वो है अली अहमद। अली अहमद की ये बुक है चचनामा या फतेहनामा सिंध या तारिक अल हिंद बस सिंध, ठीक है। तो इस जो बुक में जो है सिंध के इतिहास के बारे में बताया है, जो सिंध की जो हिस्ट्री है उसके बारे में अली अहमद जी ने इस बुक में बताया है। और जब हमारे भारत में चच राजवंश का जब चल रहा था तो चच राजवंश के बारे में भी इस बुक में बताया गया है। और अरबों द्वारा जब सिंध पे विजय प्राप्त की थी, अरबों ने आक्रमण किया था सिंध पे, और आक्रमण करने के बाद उन्होंने सिंध पर कुछ जीत लिया था, सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी, और उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इसलिए तो इसका नाम है फतेहनामा सिंध, यानी कि सिंध पर फतेह करना, यानी कि सिंध पर विजय प्राप्त करना। उसी के आधार पर इसका नाम फतेहनामा सिंध भी रखा गया है, ठीक है। तो इस बुक में 3 चीज के बारे में वर्णन मिलता है। एक तो सिंध के इतिहास के बारे में, दूसरी चीज चच राजवंश के इतिहास के बारे में, तीसरी चीज अरबों द्वारा सिंध विजय, ठीक है। या तो वो बुक का सीधा सीधा राइटर पूछेगा अली अहमद, या फिर इसके अलग नाम पूछता है, तो आप जानते हो फतेहनामा सिंध और तारिक अल हिंद बस सिंध, या फिर पूछ ले कि चचनामा में या फतेहनामा सिंध या तारिक अल हिंद बस सिंध में किसका वर्णन किया गया है, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि सिंध के इतिहास के बारे में, या फिर चच राजवंश के इतिहास के बारे में, या फिर अरबों द्वारा सिंध पर विजय के बारे में, ठीक है। तो जानते हैं नेक्स्ट बुक पर। तो नेक्स्ट बुक है हमारी प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। ये नेक्स्ट बुक है हमारी प्लेइंग इट माई वे। और प्लेइंग इट माई वे जो बुक है वो हमारे क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी की बुक है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी ने लिखी है हमारी प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। और ये हमारी प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी ने लिखी है, जो कि क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर हैं, ठीक। नेक्स्ट बुक है बर्थ ऑफ सिनेमा, बर्थ ऑफ सिनेमा। तो बर्थ ऑफ सिनेमा के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो है गोपाल कृष्ण, ठीक है। गोपाल कृष्ण है हमारे बर्थ ऑफ सिनेमा के राइटर। नेक्स्ट बुक है दोस्तों ए पंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है। ए पंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो ए पंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है ए पंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो नेक्स्ट बुक है हमारी वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ। और वन लाइफ इज नॉट इनफ के जो राइटर हैं वो है नटवर सिंह, नटवर सिंह की बुक है हमारी ये वन लाइफ इज नॉट इनफ, ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारी दोस्तों गीता मिस्ट्री। और जो गीता मिस्ट्री के जो लेखक हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है गीता मिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारी द कैंडिडेट। और द कैंडिडेट के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य, ठीक है। अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखी है, ठीक है, द कैंडिडेट। नेक्स्ट बुक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत फेमस बुक है, इंपॉर्टेंट भी है, आप इसे याद रखना, ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और इस बुक के ऊपर मूवी भी आई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके, ठीक है। तो ये जो बुक है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है, और ये संजय बारू ने लिखी है, ठीक है। संजय बारू ने लिखी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनके ऊपर ये आधारित है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और नेक्स्ट बुक है कॉफी टेबल। और जो कॉफी टेबल जो बुक है वो गिरी प्रकाश जी ने लिखी है, यानी कि कॉफी टेबल बुक किनकी है, गिरी प्रकाश की, ठीक। नेक्स्ट बुक है इंडिया ए रिस्क, इंडिया ए रिस्क। और इंडिया ए रिस्क जो बुक है वो लिखी है हमारे जसवंत सिंह ने, ठीक है, जसवंत सिंह ने लिखी है इंडिया ए रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट बुक है दोस्तों ए सूटेबल बॉय। तो ए सूटेबल बॉय लिखी है हमारे विक्रम सेठी ने, और विक्रम सेठी की बुक है हमारी ये ए सूटेबल बॉय। तो नेक्स्ट है हमारे नीम ट्री। और नीम ट्री जो बुक लिखी है वो सही मशहूम राजा, ठीक है। नीम ट्री की जो राइटर है वो है हमारे सही मशहूम राजा, ठीक है। नेक्स्ट बुक है कैरेक्टरलेस। और कैरेक्टरलेस बुक के जो राइटर है वो है शरद चंद्र, ठीक। नेक्स्ट बुक है हमारी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप इस पे स्टार्ट कर लीजिए जितने स्टार्ट कर सकें, ये इंपॉर्टेंट बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और ये जो है महात्मा गांधी जी लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की बुक है, ठीक है। और नेक्स्ट है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ये राम मनोहर लोहिया जी की बुक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट बुक चेंजिंग इंडिया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है चेंजिंग इंडिया, ठीक है। और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखी है। तो दोस्तों
ये जो चेंजिंग इंडिया है, आप इसको याद रखें जरूर, पूछने के ज़्यादा चांसेस में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये लिखी है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम तक जुड़ सकें। सभी सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, सभी जगह आप शेयर कीजिए और सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सभी दोस्तों को बुलाइए। जितने ज़्यादा दोस्त आएंगे हमें वॉचिंग मिलेगी और हमें लाइक्स मिलेंगे, हम देखेंगे कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, उतना ही अच्छा हम कंटेंट करने के लिए आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो सही है और लोगों तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो हम भी उस मोटिवेशनल के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे चीज़ों को, यानी कि आगे और अच्छी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं इस बैच में, और ये बैच आप सभी के लिए यूजफुल है, तो आप इस बैच को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।